गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे या निबंध के बारे में। ऐसे या निबंध के संदर्भ में एक क्लास या एक वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जिसका टाइटल था आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग या निबंध लेखन की कला। वो जो वीडियो था उसमें स्पेसिफिकली ऐसे राइटिंग के जो बेसिक्स हैं उन पर हमने बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंसर्न है जो बार बार स्टूडेंट्स के मन में आता है कि ठीक है, आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग या ऐसे राइटिंग के बारे में बेसिक्स को तो हमने समझ लिया है, लेकिन ऐसे की तैयारी कैसे करें कि फाइनल परीक्षा में हम अच्छा ऐसे लिख पाए। क्या ऐसे की तैयारी का अर्थ या निबंध की तैयारी का अर्थ यही है कि हम फाइनल एग्जाम में जाकर ही जो लिखेंगे वो लिखेंगे, या सिर्फ टेस्ट पेपर में ही प्रैक्टिस करेंगे, या फिर बिफोर हैंड या पहले से किसी स्तर की कोई तैयारी हो सकती है? तो इसी बेसिक कंसर्न को लेकर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ट्रेंड एनालाइज कर सकता है, और ट्रेंड एनालाइज करते हुए वो मेजर थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। आप पिछले 5 से 7 साल का ऐसे पेपर देखोगे तो आपको कुछ ऐसी थीम्स जरूर नजर आएंगी जिन पर बार बार यूपीएससी आपसे निबंध पूछ रही है। तो अगर उन थीम्स पर आधारित कुछ बेसिक कंटेंट, कुछ मूलभूत तैयारी अगर आप पहले से करके रख लेते हैं तो आप पाएंगे कि वो आपके लिए काफी मददगार होगा। अब एक डाउट हो सकता है कि क्या जो हमने कंटेंट या विषय सामग्री पहले से तैयार करके रखी है ना, या जो थ्योरी, सिद्धांत, कोटेशन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सब हमने सोचा है, क्या वो यूपीएससी जो नया ऐसे पूछेगी उसमें भी अप्लीकेबल होगा, उसमें भी यूज होगा? तो इसी मिथ को ब्रेक करने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे आज सोसाइटी थीम आधारित टॉपिक्स को, और हम पाएंगे अल्टीमेट हमारा आउटकम रहेगा कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो अलग अलग टॉपिक्स में भी यूज होता है, क्योंकि ऊपर से देखने में वो टॉपिक हमें अलग अलग लगते हैं, लेकिन गहराई में जाकर जब आप उन टॉपिक्स को समझेंगे तो आप उनमें लेवल ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस पाएंगे, वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा जो एक टॉपिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इस्तेमाल हो जाएगा। बस आवश्यकता है तो थोड़ा कॉमन सेंस की इस्तेमाल की। अगर आप वो करेंगे, टॉपिक के अनुसार कंटेंट को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये काम आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी चीज को स्पष्ट करने की। तो आज हम बात करेंगे किस बारे में? जो थीम हमारी रहेगी वो रहेगी सोसाइटी। सोसाइटी बेस्ड आप देखोगे कि यूपीएससी द्वारा बार बार टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सोसाइटी में भी जिस एक सब सेक्शन पर आज हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। आपको मैं कुछ टॉपिक्स दिखा रही हूँ, ये 3 टॉपिक हमारे सामने हैं। एक टॉपिक 2019 में पूछा गया है, एक 20 में और एक 23 में। पहला टॉपिक है, जस्ट एक झलक, थोड़ी देर बाद हम टॉपिक्स पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। पहला टॉपिक है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो क्या आइडिया है, किस बारे में यहां पर बात हो रही है? जरा सोचिए, क्या आइडिया है यहां पर? टॉपिक क्या कह रहा है हमें कि जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो वो समाज के लिए भी अच्छा हो। टॉपिक की सेंस समझ में आ रही है कि व्यक्ति कई बार अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति करने में कुछ प्राप्त करता है या कुछ लक्ष्य बनाता है या किसी दिशा में आगे बढ़ता है।
आवश्यक नहीं कि व्यक्ति के लिए जो अच्छा है, जो प्राप्त करना, वो समाज के लिए भी अच्छा हो। कई बार ये हो सकता है कि जो चीज़ें व्यक्ति के लिए अच्छी हैं वो समाज को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकती हैं। तो क्या इस टॉपिक में क्लियरली आपको एक मुद्दा नजर नहीं आ रहा, और वो मुद्दा क्या है? व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित, है ना। आज के समय में तो समाज वैसे भी संक्रमण के दौर पे है। अब जब संक्रमण के दौर में समाज है तो कभी हम बात करते हैं व्यक्तिगत हितों की, क्योंकि आज के समय में व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, और दूसरी तरफ क्या होते हैं हमारे सामुदायिक हित। तो ये व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित पर आधारित एक टॉपिक नजर आ रहा है कि अगर व्यक्तिगत हितों को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाए तो इससे सामाजिक हित, या मैं इन शॉर्ट कह सकती हूं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस प्रभावित हो सकती है। तो हो गया हमारा टॉपिक किस पर आधारित? सोशल जस्टिस पर आधारित। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। There can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is मीनिंगलेस। तो ये तो टॉपिक देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर हम सिर्फ आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, और अगर हम उसके साथ सोशल जस्टिस को नहीं लेकर चल पा रहे, तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा, वो मीनिंगलेस है। तो ये तो टॉपिक एकदम देखते ही समझ में आ रहा है किस पर आधारित है? सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता पड़ती है। ए सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज ए सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। यानी जिस समाज में ऑलरेडी सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय की स्थिति है, उस समाज को आप देखोगे कि चैरिटी की आवश्यकता ही कम पड़ेगी, क्योंकि चैरिटी की आवश्यकता कम पड़ती है। दान की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कुछ लोगों के पास अधिशेष है और कुछ लोगों के पास अत्यधिक कम या नहीं के बराबर की स्थिति है। जो अधिशेष है वो दान करते हैं ताकि जो हैव नॉट्स हैं, यानी जिनके पास संसाधन नहीं है, उन तक भी कुछ पहुंच जाए। लेकिन ये कब आवश्यकता पड़ती है? जब सोशल जस्टिस नहीं होती है, यानी सामाजिक न्याय नहीं होता है। तो आप तीनों टॉपिक को देखकर एक बात समझ पा रहे हैं कि मैंने शुरुआत की तब आपको कहा था कि हमारे जो आज की थीम है डिस्कशन की वो क्या है? समाज। लेकिन समाज में भी आज स्पेसिफिकली जो 3-4 टॉपिक हम डील करेंगे, जिससे हम एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि अगर आप थीम वाइज अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हो, अपनी तैयारी कर लेते हो, तो आप देखोगे कि वो तैयारी आपके फाइनल परीक्षा में काम आती है, काफ़ी उपयोगी रहती है। जैसे देखिए ना, अगर जिस बच्चे ने 2019 में सोशल जस्टिस आइडिया आधारित थीम पर अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया होगा, अगर उस बच्चे ने 20 में 23 में मेंस दिया है तो उसे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। इवन जो बच्चा 23 में एग्ज़ाम दे रहा है, उसने प्रीवियस ईयर निबंध के पेपर्स को देखा है, ट्रेंड एनालाइज किया, कॉमन थीम्स को आइडेंटिफाई किया, और उन थीम आधारित अगर अपनी तैयारी उसने की है तो आप देखोगे कि उसके पास बहुत सारा कंटेंट होगा कि वो इस ऐसे को, नंबर 3 ऐसे को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो यही आज के सेशन का पर्पस है कि आप भी ये समझ पाएं कि थीम आधारित तैयारी आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए, ये तो थे टॉपिक जिनकी हमें आज बात करनी है। तो हमारा मेन सब टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाता है? सोशल जस्टिस। जो हमारा फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि पहले हम संक्षिप्त में तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और जब हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे तब हम कॉमन लर्निंग निकालेंगे कि देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें आप अपने पास कंटेंट में रखते हैं तो ये तीनों टॉपिक्स के लिए इक्वली अप्लीकेबल है। तो ये हमारा जो है क्लास का या सेशन का फ्लो रहेगा। चलिए, लेकिन
हम टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स ही आधारित हैं सोशल जस्टिस के आइडिया पर। तो जब आप थीम तैयार करोगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, तो जो सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी, वो होगी सामाजिक न्याय की सही समझ होनी चाहिए। और ये जो समझ है ये सही तौर की नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अच्छे लेवल की समझ होनी चाहिए। तो आप पाएंगे कि जो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट है वो टाइम के साथ इवोल्व होता रहा है ना, टाइम के साथ डेवलप हुआ है। जैसे अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो न्याय और धर्म जुड़ा हुआ था। जो धर्म के अनुसार है वही न्यायपूर्ण है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपने कन्फ्यूशियस, चीनी एक दार्शनिक थे, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने क्या कहा है कि गलत करने वाले को दंडित करना और जो सही कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना, यही न्याय है। सामाजिक न्याय की बात प्लेटो द रिपब्लिक में भी करते हैं। कांट भी कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते कुछ प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन। और गरिमापूर्ण या डिग्निफाइड लाइफ व्यक्ति को मिले, इसके लिए आवश्यक है कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए। तो आप देखोगे टाइम टू टाइम, टाइम के साथ साथ सोशल जस्टिस की जो समझ है वो डेवलप होती रही है, इवॉल्व होती रही है। अच्छा, आज के समय में अगर आपको सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस को बताना हो या डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी एक बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी बुक है जिसका टाइटल है पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर का जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वही है सोशल जस्टिस। उस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि सामाजिक न्याय को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। ये उतना ही मुश्किल है जितना प्रेम को समझना है ना। इसके परिभाषित नहीं किया जा सकता या करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, अंतर्दृष्टि और अनुभूति से जैसे आप प्रेम को समझ सकते हैं वैसे ही सामाजिक न्याय को भी समझ सकते हैं। बट मोटा मोटा इतना कुछ पढ़कर सामाजिक न्याय को लेकर जो हमारी समझ डेवलप हुई वो समझ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिभा विकास या व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है या कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा करने में व्यक्ति के सामने किसी तरह की कोई बाधा ना हो, अपितु क्या हो, अवसरों की समानता हो। तो अवसर की समानता हो, संसाधनों तक समान पहुंच हो, जो व्यवहार है समाज में वो गैर भेदभावपूर्ण हो, समताकारी हो। तो हम क्या कहेंगे मोटा मोटा यहाँ पर कि सभी के लिए समान अवसर। और साथ ही जो विशेष स्थिति में लोग हैं, विशेष स्थिति में लोग कौन है? जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, जैसे कोई दिव्यांगजन हो गया, जैसे समाज का कोई वर्ग हो सकता है जो अभी तक शोषित या वंचित रहा हो, ऐतिहासिक तौर पर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया हो। तो जो समान अवसर है उसके साथ अगर विशेष आवश्यकता वाले वर्गों के साथ, विशेष आवश्यकता वाले वर्गों के साथ हम विशेष व्यवहार करें, यानी समान व्यवहार है ना, समान के साथ समान व्यवहार जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, और जो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग हैं उनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करें। तो ये क्या एंश्योर करेगा या किस ओर हमें जो है ये लेकर जाएगा? तो ये जो दृष्टिकोण है ये हमें सामाजिक न्याय की ओर लेकर जाएगा, और मोटा मोटा इसे ही हम सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। तो मेन हमारी थीम है सोसाइटी, समाज, और उसमें जो मेन टॉपिक है वो है सोशल जस्टिस। और आई थिंक कि अब आपको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया उसने, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो आप देखें कि उसके लिए अवसर की समानता हो, संसाधनों तक समान पहुंच हो, और अगर कोई किसी कारण से विशेष आवश्यकता वाला वर्ग या व्यक्ति है तो उसे वो विशेष सहायता पहुंचाई जा सके। अगर ये चीज हम अपने समाज में इंश्योर कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि समाज सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स की। टॉपिक्स का थोड़ा सा अर्थ हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं
जो हर एक तरह के टॉपिक में, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स उनमें कॉमन है। अगर आप उनको सही से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काफ़ी सारी तैयारी इस तरह के टॉपिक्स पर जो आधारित है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं टॉपिक लिखती हूँ संक्षिप्त में, है ना। व्यक्ति के लिए पहला टॉपिक क्या है? व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, आवश्यक नहीं समाज के लिए भी हो। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक ये है कि व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी हो। ओके, टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या है? टॉपिक नंबर 2 हमारा कह रहा है कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, एवं बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है या मीनिंगलेस है। ठीक है, चलिए। और जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हमें बात करनी है, थर्ड टॉपिक हमारा है जिस समाज में अधिक न्याय होता है। जिस समाज में अधिक न्याय, यानी जिस समाज में न्याय अधिक है उस समाज को दान की आवश्यकता कम पड़ती है ना। जहां सोशल जस्टिस ज्यादा है वहां चैरिटी की आवश्यकता कम पड़ती है। अब हम इन तीनों टॉपिक्स को संक्षिप्त में, ध्यान रहे कि टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंचें और ये देखें कि क्या ये कंक्लूजन सही है कि अगर आप कुछ थीम्स को पहले से अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बहुत सारा ऐसा कॉमन कंटेंट होता है जो अलग अलग टॉपिक्स में आप यूज कर पाएंगे, लेकिन पहले आपको थीम को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए इसी कंक्लूजन पर पहुंचने के मार्ग में हम सबसे पहले टॉपिक का अर्थ और इनको लेकर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि तभी हम कंक्लूजन को जस्टिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित। व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित। टॉपिक इसी की बात कर रहा है कि एक तरफ तो व्यक्ति के हित हैं और दूसरी तरफ समाज के हित हैं, और जरूरी नहीं है कि सदैव जो व्यक्ति के लिए अच्छा हो वो समाज के लिए भी अच्छा हो। वो समाज के लिए नकारात्मक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। इसी बारे में ये टॉपिक बात कर रहा है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत हित किससे जुड़े हुए हैं? व्यक्तिगत हितों की पूर्ति कोई व्यक्ति कब कर पाता है? जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि हम निर्णय ले पाएं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएं। इन सारे उद्देश्यों के लिए या इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति को मिले, ताकि व्यक्ति अपने निर्णय ले पाए, व्यक्तित्व का विकास हो पाए। और आप देखोगे जब ये अवसर कोई समाज अपने व्यक्ति को देता है तो समाज में प्रगति, नवाचार सब संभव हो पाता है। तो बिल्कुल व्यक्तिगत हित आवश्यक है ना। अब दूसरा पहलू है हमारे लिए सामुदायिक हित। सामुदायिक हित क्यों जरूरी है? क्या इनसे जुड़ा हुआ है? सामुदायिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने के लिए और सभी को लाभ हो, यानी सामाजिक व्यवस्था
सभी को लाभ, है ना, ETC, ये सारे उद्देश्य हैं जिनके मद्देनजर हमें सामुदायिक हितों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप अब एक एक करके जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पर विचार करोगे, और जब हम विचार करेंगे तो आप जरा सोचिए, सबसे पहले तो क्या जरूरी है कि व्यक्तिगत हित और सामुदायिक हित एक दूसरे को म्यूचुअली लाभान्वित करें या एक दूसरे को सदैव नुकसान ही पहुंचाए? दोनों ही पॉसिबिलिटी में से कोई भी हम हमेशा नहीं कह सकते, निर्भर करेगा कि कब किस तरह की स्थिति रही है। तो पहली पॉसिबिलिटी, एकदम संक्षिप्त में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहले, जो व्यक्तिगत हित के लिए तो अच्छा है या व्यक्ति के लिए तो अच्छा है किंतु समाज के लिए नकारात्मक रहा है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर आपको सोचने हो तो किस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिंक कर पाएंगे, जरा सोचिए। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले आप सोचिए, क्योंकि आर्थिक जो व्यक्तिगत हित है वो अनेक बार देखने को मिला है कि जो सामुदायिक हित हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, बिजनेस लीडर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के मार्ग में हम क्या देखते हैं कि कई बार क्या देखने को मिला है कि वो शोषण करता है जो उसके यहाँ कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं उनका, और उनके शोषण पर वो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है। यानी आप यहाँ पर इजीली पूंजीवाद जैसे जो कंसेप्ट हैं उनको सही भाषा, सही तरीके का इस्तेमाल करके कोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि व्यक्तिगत हित क्या है? अपने लाभ को अधिकतम करना। और लाभ को अधिकतम करने के लिए कई बार ये देखा गया है कि जो बिजनेसेस हैं, जो उद्यम हैं या उद्यमी हैं या व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो एक बड़ा ग्रुप है, जो कर्मी ग्रुप है ना, समाज या सोसाइटी एट लार्ज है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। कई बार यही जो लाभ को अधिकतम करने वाले बिजनेस लीडर सब हैं, वो बाजार एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं, और एकाधिकार स्थापित करने के लिए वो पूरे समाज को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि वो एकाधिकार स्थापित करके अपना लाभ अधिकतम करना चाहते हैं, और फिर वो व्यवस्था पूरे समाज के लिए लाभकारी नहीं होती। अच्छा, जो लोग संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं या अति उपयोग करते हैं अपने हितों के लिए, आपने अत्यधिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि उससे कितना प्रदूषण या कितना नकारात्मक प्रभाव क्रिएट हो रहा है। अच्छा, आपके बिजनेस से जो नकारात्मक बाह्यताएं पैदा होंगी वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करेंगी। तो यहां पर व्यक्तिगत हित क्या है? अपने लाभ को अधिकतम करना, और समाज अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणामों को झेल रहा है। लेकिन क्या हमारे एग्जाम्पल सिर्फ एक इंडिविजुअल तक या किसी बिजनेस संगठन तक सीमित रहेंगे? नहीं, यहां पर एक इंडिविजुअल, एक राष्ट्र भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं कंपनी के लेवल पे दूं, बड़ी बड़ी कंपनी और मुख्यतः MNCs क्या करना चाहती है? MNCs अपने लाभ को अधिकतम। तो बड़ी बड़ी जो MNCs और उसमें भी प्रमुखतः जो दवा निर्माण कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, चूंकि रिसर्च और डेवलपमेंट उन्होंने किया, दवा का पेटेंट उनके पास है, तो उस दवा को जो समुदाय के लिए या समाज के लिए बहुत जरूरी है, लोगों का जीवन का अधिकार उस दवा से जुड़ा हुआ है, उसको महंगे दामों में बेचते हैं। ये किस चीज का उदाहरण है? ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत हित आवश्यक नहीं है कि सामाजिक हितों को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करें, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ तो नकारात्मक ढंग से ही प्रभावित करें। एक बड़ी कंपनी है, अपने लाभ के लिए वो दवा को महंगे रेट पर बेच रही है जिसे आम व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो आप एक व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हो, एक संस्थान या कंपनी का उदाहरण दे सकते हो। क्या आप एक राष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं दे सकते? क्योंकि राष्ट्र यहाँ पर इंडिविजुअल हो जाएगा और फिर संपूर्ण विश्व, पूरा वैश्विक समाज। आप देखोगे कुछ राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों के लिए या अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपूर्ण विश्व के समाज को प्रभावित कर दिया, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल उपनिवेशवाद नहीं हो सकता? उपनिवेशवाद में क्या था कि राष्ट्र अपने व्यक्तिगत हितों के लिए वैश्विक समाज का शोषण कर रहे थे, और जिसका अंतिम परिणाम हमें प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध के तौर पर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने विश्व को विनाश के
जो है दरवाजे तक पहुंचा दिया। क्या व्यक्ति में ही, आप देखिए लिंक करते जाइए, क्या आप हिटलर का एग्जाम्पल नहीं दे सकते? दे सकते हो। अच्छा, राष्ट्र में ही हम आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध, यूएसए और रसिया दोनों अपना अपना प्रभाव बनाना चाहती हैं। इसी का परिणाम अफगानिस्तान और तालिबान का विकास है। तो क्या आप तालिबान विकास का एग्जाम्पल, तालिबान का डेवलपमेंट कैसे दे सकते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पूरा जो एक राष्ट्र था, वहां का जो समाज था, उसे नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर दिया गया। तो हो गया मुद्दा व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत या एक इंडिविजुअल राष्ट्र के हित वर्सेस संपूर्ण विश्व के हित। हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, हम बांध इत्यादि लगाते हैं, पॉलिसीज के लेवल पर भी हम देखते हैं ना, नीतियों के लेवल पर भी हम बांध लगाते हैं, है ना, हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। आउटकम क्या होता है? कुछ लोगों को हमें विस्थापित करना पड़ता है ना, और कुछ लोगों के लाभ के लिए। तो लोग, आप देखोगे दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर फैक्ट्री, कंपनीज अलग अलग प्रोजेक्ट लगाते हैं, कुछ को लाभ मिल रहा है किसी दूसरे की कीमत पर। अमेरिका, चीन, आप देखोगे ट्रेड वॉर में लगे हुए हैं, अपने अपने हितों को अधिकतम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पूरा वैश्विक समुदाय, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही। तो ये सारे डायमेंशन आपको डिस्कस करते हुए ये बताना है कि जरूरी नहीं है जो व्यक्तिगत हित में सर्वश्रेष्ठ हो वो समाज के लिए भी अच्छा हो, बट ये भी जरूरी नहीं है कि दो सदैव व्यक्तिगत हित और समाज अलग अलग ही होंगे। नहीं, ये एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, अगर व्यक्ति के स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह के हितों की पूर्ति होती है तो समुदाय के स्तर पर भी चीजें उपलब्ध हो पाती हैं। समुदाय के स्तर पर ये चीजें संभव हैं तो व्यक्ति इसका लाभ ले पाता है। तो दोनों में जोड़ भी है। तो जहां दोनों में हमें अंतर देखने को मिलता है वहां दोनों ही पक्षों में हमें जुड़ाव भी देखने को मिलता है। बट एक बार फिर से सारा टॉपिक डिस्कस करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जरा देखिए, हमने देखा कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्तिगत हित के लिए सर्वश्रेष्ठ हो या व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो वो समाज के लिए भी हो, और क्यों नहीं ये हमने देख लिया। लेकिन जरा आप आगे बढ़कर सोचिए कि अगर व्यक्ति सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देता रहे और सामाजिक हितों की तिलांजलि या गौणता पर वो ऐसा करता रहे, समाज को नुकसान पहुंचाता रहे, तो इसका अंतिम परिणाम हमें क्या देखने को मिलेगा कि सामाजिक स्तर पर ही अस्थिरता आ जाएगी। जब कुछ लोग होंगे जिनके पास संसाधन हैं और कुछ लोग होंगे जिनके पास बेसिक संसाधन नहीं है, तो उनमें टकराव होगा, समाज में चोरी, हिंसा, अशांति, अराजकता सब देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आवश्यक है कि सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का कंसेप्ट काम करें। बिल्कुल हम व्यक्तिगत हित और सामुदायिक हितों में सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे, संतुलन स्थापित करेंगे। कुछ मामले ऐसे हैं जहां व्यक्ति को व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने देना आवश्यक है। सदैव समाज के नाम पर व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि या उनकी गौणता करना या उनको कम करना भी सही नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता बनी रहे। तो इस तरह से आप सिद्धांत लेकर आएंगे ना कि साध्य और साधन, ठीक है आपका लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो आप मार्ग अपना रहे हो वो व्यक्ति के स्तर पर सही हो। साथ ही आपका जो साध्य है वो भी समाज को वृद्ध स्तर पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। तो यहां पर आप साध्य साधन की पवित्रता देखना, साध्य साधन की पवित्रता, ये थ्योरी यूज कर सकते हो। अच्छा, दूसरा सिद्धांत, क्या आप यहां पर बेंथम और मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत यूज नहीं कर सकते हो? है ना, बिल्कुल कर सकते हो आप। क्या यहां पर आप समतावादी एग्लिटेरियन सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हो। कांट ने जो कहा है, प्लेटो के जो विचार हैं, क्या आप इस टॉपिक में यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। और साथ ही आप क्या रोल्स का अज्ञानता का आवरण पढ़ा है किसी ने? रोल्स का अज्ञानता का आवरण का जो सिद्धांत है वो यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हो। क्या है रोल्स का अज्ञानता का आवरण सिद्धांत? तो ये देखिए, ये है हमारी बेसिक एनसीईआरटी जिसका चैप्टर 4th पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी है, और
टॉपिक क्या है? सोशल जस्टिस। अब इसी टॉपिक के तहत या इसी चैप्टर के तहत पहले सोशल जस्टिस को डिफाइन किया गया है और उसके बाद इसी चैप्टर में आप देखोगे रोल्स का न्याय सिद्धांत दिया गया है। सिंपली मैं बता देती हूँ, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कुछ डिटेल में लिखी हुई हैं। ये सिद्धांत क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली रोल्स कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, संसाधनों का बहुत ज़्यादा संकेंद्रण कर लिया है, कंसंट्रेशन कर लिया है। अगर आप किसी को भी कहें कि जो आपके पास है, जो आपने कमाया है, आप किसी दूसरे को दे दो, ये आसानी से वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बेटा बेटी, पोता पोती, सबके कल्याण के बारे में विचार करता है। तो लोगों में हम सामाजिक न्याय के भाव को कैसे सृजित कर सकते हैं, तो इसका उन्होंने एक जो है अनुप्रयोग किया या एक मॉडल दिया जिसे अज्ञानता का आवरण या वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। सिंपल ये कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए, आप ये अनुमान लगाइए या इस तरह से व्यक्ति को सोचने के लिए कहा जाए कि एक बार के लिए वो भूल जाए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। वो सोचे कि उसका जन्म होने वाला है और एक ग्रुप ऐसा है सोसाइटी में जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं और दूसरा ऐसा है जिसके पास अत्यधिक कम संसाधन है। व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो सकता है, वो इस चीज को निर्धारित नहीं कर सकता कि वो किस तरह के परिवार या समाज में जन्म लेगा, संसाधन युक्त या लगभग संसाधन वंचित। तो अब व्यक्ति को कहा जाए कि समाज कैसा होना चाहिए, तो आप देखोगे अब चूंकि व्यक्ति को ये नहीं पता कि किस परिवार में जन्म होगा। अगर संपन्नता वाले परिवार या समाज में जन्म हुआ तो स्थिति ठीक है, लेकिन अगर जो उतना अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति जिस समाज की उतनी सही नहीं है, अगर वहां पर जन्म होता है तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा कि वो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे विकल्प का चयन नहीं करेगा या उसका जो दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं समतापूर्ण रहेगा। वो क्या इंश्योर करेगा कि जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है उनको भी कुछ मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़। और ऐसा व्यक्ति क्यों करेगा? क्योंकि उसे डर है। ऐसा क्यों सोचेगा? क्योंकि उसको डर है कि अगर बिल्कुल ही जो गरीब या हैव नॉट्स वाला परिवार अगर उसमें जन्म हुआ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि इसमें भी जन्म हो तो भी व्यवस्था सही बनी रहे। तो इसी तरह का एक कंसेप्ट दिया रोल्स ने, जिसे वेल ऑफ इग्नोरेंस के नाम से या अज्ञानता के आवरण के नाम से जाना जाता है। और जब अज्ञानता के आवरण जैसी स्थिति में कोई व्यक्ति विचार करता है तो तुलनात्मक रूप से उसका झुकाव सोशल जस्टिस की तरफ अधिक रहता है। तो ऐसे मामले जहां व्यक्तिगत हितों पर अत्यधिक बल देना सामाजिक न्याय को प्रभावित कर रहा है ना, जो सामुदायिक हित हैं उनको प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में वेल्स का अज्ञानता का आवरण हमारे लिए मददगार हो सकता है ताकि व्यक्ति में सामाजिक न्याय जैसे भावों को सृजित किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, उसमें हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक के डायमेंशन समझ में आए। अब आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो टॉपिक है जो बात कर रहा है कि व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। कहीं ना कहीं ये टॉपिक अपने जो है डिस्कशन के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते ये बात करने लगा है कि आप देखोगे कि अगर वैसे भी व्यक्तिगत हितों पर अत्यधिक महत्व दिया जाए, कुछ व्यक्तियों का समाज में अधिकार हो जाए, वर्चस्व हो जाए, तो व्यक्तिगत हित भी, जो व्यक्ति के पास संसाधन है वो भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। क्योंकि जिनके पास संसाधन नहीं है वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए नैतिकता उतना काम नहीं करती। उनका पेट भर जाए, भूखे पेट भजन नहीं होते रे गोपाला, है ना, ये कंसेप्ट आपने, ये लाइन आपने सुनी है। तो उनके लिए न्याय, एथिक्स, नीति शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है। वो लोग अशांत होते हैं, क्रोधित होते हैं, चोरी जो है, लूटने के घटनाक्रम, इस तरह की चीजें होंगी। जब सामाजिक स्तर पर अशांति रहेगी तो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के माध्यम से आपने जो भी प्राप्त किया है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि ये टॉपिक भी सोशल जस्टिस के आइडिया पर आधारित है और कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक से लिंक हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, फिर हम इनमें सिमिलैरिटी देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं जो हम इस तरह के टॉपिक्स में
यूज कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर जरूर है, ध्यान रहे, अभी ये टॉपिक मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया है, जस्ट इसका एक ओवरव्यू दिया है। हम ये जब टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि व्यक्तिगत हित सदैव निरर्थक नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत हित से ही सामाजिक हित पूरे होते। तो ये वाले डायमेंशन भी आएंगे, हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में अभी इस टॉपिक को देखा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बिना आर्थिक समृद्धि के, या बिना जो है आप पाएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सोशल जस्टिस नहीं हो सकती है, और बिना सोशल जस्टिस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मीनिंगलेस ही है। इस बारे में ये टॉपिक बात कर रहे हैं। तो सिंपल है, आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या बड़े बड़े संस्थान हैं, वो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व जिस आर्थिक मॉडल को अपना रहा है, जिस आर्थिक प्रगति के मार्ग पर वो आगे बढ़ रहा है, वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उससे सोशल जस्टिस हो ही नहीं पा रही है ना। अलग अलग लेवल पर इस तरह की बात होती रही। अच्छा क्यों? सबसे पहले तो आर्थिक प्रगति के बिना सामाजिक न्याय क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आर्थिक प्रगति जब होती है तो उत्पादकता बढ़ती है ना। उत्पादक जो मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हमें करनी पड़ेगी सोशल जस्टिस के लिए, वो हम कब कर पाएंगे? जब हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जब हमारे पास संसाधन होंगे, तभी तो हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे, तभी तो हम कानून शासन व्यवस्था को सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो काम करे। तो बिल्कुल ये बात सही है कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। और आपने इस पर आधारित मॉडल भी देखा होगा जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है। एक गुजरात वर्सेस केरल मॉडल का जो डिबेट है वो काफी फेमस है। केरल मॉडल के पक्ष में है सेन, अमर्त्य सेन, और भगवती किसके पक्ष में है? गुजराती मॉडल। जो गुजराती मॉडल है वो इस पहले आइडिया का कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, इसको जो है महत्व देता है। गुजरात ने क्या किया कि गुजरात में आप देखोगे इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से सामाजिक न्याय स्थापित करने की कोशिश की गई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, आर्थिक जो विकास है वो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ हम आर्थिक विकास ही किए जा रहे हैं और उस आर्थिक विकास के माध्यम से हम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में तो हमारा सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा और जो हमारा आर्थिक विकास है वो निरर्थक ही हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसी आर्थिक प्रगति करें, आर्थिक प्रगति आपकी कैसी हो जिसमें सामाजिक न्याय ना हो, जो कि हो भी रहा है, अमीर और अधिक अमीर हो रहा है और गरीब और अधिक गरीब हो रहा है। अब ऐसी प्रगति जो है वो निरर्थक है। क्यों निरर्थक है आपको पता है? क्योंकि अगर आर्थिक प्रगति हो रही है और सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, तो मतलब आर्थिक व्यक्ति का आर्थिक जो प्रगति है उसका लाभ कुछ ही लोग ले पा रहे हैं, कुछ ही लोग। और अगर कुछ ही लोग आर्थिक प्रगति का लाभ ले पा रहे हैं और प्रगति का लाभ सभी को नहीं मिल रहा, तो वास्तव में वो प्रगति ही नहीं है। और दूसरा, जो प्रगति हमें लग रही है वो कहीं ना कहीं विध्वंस की तरफ इशारा कर रही, जो पहले टॉपिक में कहा, क्योंकि लोग कुंठा, नकारात्मक भाव, अशांति, असंतुष्टि, अराजकता इत्यादि को इस तरह के समाज में बढ़ावा मिलेगा और इस तरह की आर्थिक प्रगति जो है वो निरर्थक हो जाएगी। तो यही है, और आज के समय में हम देख भी रहे हैं, आप डेटा यूज कर सकते हैं। यूएनडीपी का डेटा है, क्या कहता है कि 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी तौर पर निर्धन हैं। 3 में से 1 महिला वैश्विक स्तर पर अनीमिया की शिकार है। 40 मिलियन लोगों को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं और 2.3 बिलियन लोग बेसिक सैनिटेशन जो व्यवस्था है उसके अभाव में जी रहे हैं। तो क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम आर्थिक प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा। तो क्या ऐसी आर्थिक प्रगति किसी काम की है? क्योंकि प्रगति तो हम कर रहे हैं, ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति क्या है ना। कितना बड़ा वर्ग है जिसके पास बेसिक हेल्थ केयर सैनिटेशन सर्विसेज नहीं है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मदर मॉर्टेलिटी रेट सब बहुत ज़्यादा, और किसमें है? जो हैव नोट, जिनके पास संसाधन नहीं है उनमें। तो आर्थिक प्रगति का लक्ष्य क्या था? कि मनुष्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके, मनुष्य को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अवसर दिया जाए। अगर ऐसी आर्थिक प्रगति है जो अधिकांश के लिए काम कर ही नहीं पा रही, सिर्फ कुछ के लिए कर रही है, तो क्या ऐसी आर्थिक प्रगति है?
क्या ऐसी आर्थिक प्रगति निरर्थक नहीं है, है ना? तो यहाँ पर भी आर्थिक प्रगति कुछ कुछ लोगों को, यानी व्यक्तिगत हित कुछ लोगों को लाभ दे रही है, लेकिन बड़े स्तर पर जो समाज है या समुदाय है उसको लाभ नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी व्यक्तिगत हित बनाम सामाजिक हित का मुद्दा आ गया। क्या आप इस टॉपिक में गुजरात और केरल का मॉडल डिस्कस नहीं कर सकते? गुजरात का मॉडल क्या है कि पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे फिर सामाजिक न्याय करेंगे। केरल का मॉडल क्या है कि सोशल चेंज पर ध्यान देते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप ये मॉडल दिखा सकते हो। अच्छा, अब जरा देखना, आपने देखा कि जहां व्यक्तिगत हित सामुदायिक हित की बात आ गई है ना, और इस टॉपिक में बात आई थी कि कैसे सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है या वो निरर्थक है, क्योंकि वही कुंठा अराजकता सब समाज में फैलेगी और चीजें पतन की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक लिंक हो गए। अगर आपने सोशल जस्टिस को सही से प्रिपेयर किया है तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा जो इंटरचेंजेबली दोनों तरह के टॉपिक्स में आप यूज कर सकते हैं। क्या इस टॉपिक में आपने जो यहाँ पर सिद्धांत यूज किए थे, साध्य और साधन की पवित्रता, कि अगर हम अत्यधिक आर्थिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। और लक्ष्य सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं है। लक्ष्य क्या है कि बड़े स्तर पर समाज में लोगों के जीवन को सुधारा जा सके। तो बिल्कुल ये थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होती है, लेकिन बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक प्रगति साध्य और साधन की पवित्रता को भंग करती है। क्या उपयोगितावाद का सिद्धांत यहाँ पर काम नहीं करता? बेंथम और मिल्का की अधिकांश लोगों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए, ये परिणाम अगर कहीं पर प्राप्त हो रहा है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आर्थिक प्रगति बिना सामाजिक न्याय के है तो क्या वो अधिकांश लोगों का कल्याण कर रही है? ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ कुछ ही लोगों के कल्याण से संबंधित है। तो क्या उपयोगितावाद का सिद्धांत यहाँ पर बाधित नहीं होता? अच्छा, एग्लिटेरियन या समतावादिता का सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत यही तो कहता है कि सबको समान तरह के अवसर मिलने चाहिए, है ना। आप देखोगे अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब अगर कुछ ही लोगों के हाथों में आर्थिक प्रगति के माध्यम से संसाधन संकेंद्रित हो जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जो है उससे सामाजिक न्याय बाधित हो जाएगा? और ये समतावादिता का जो सिद्धांत है, एग्लिटेरियन जो अप्रोच है, उसके खिलाफ है। क्या रोल्स का सिद्धांत यहाँ पर यूज नहीं हो सकता? द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कि आर्थिक प्रगति के मार्ग पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सामाजिक न्याय नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में संसाधन केंद्रित हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभाव में जी रहे हैं, सामाजिक न्याय नहीं है। तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना है तो रोल्स का सिद्धांत यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभा सकता है। कि आप सोचिए कि अगर आपके पास अगले जन्म आपका ऐसा हुआ या आपका ऐसे स्थान पर जन्म होता है जहां पर संसाधन नहीं है तो क्या होगा? तो ये भय ही व्यक्ति को विचलित करता है और उसका दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से अधिक न्यायपूर्ण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित या समाज के हित उनसे जुड़ते हैं। दोनों ही टॉपिक आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय से जुड़ रहे हैं। जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज है, और इवन आप सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई कुछ कोटेशंस का डेटाबेस तैयार कर लेंगे तो वो भी दोनों टॉपिक्स में यूज हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है समाज को दान की आवश्यकता कम पड़ती है। क्यों कहा गया है ऐसा? कि जिस समाज में न्याय है, सोशल जस्टिस है, इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे अवसरों की समानता है ना, संसाधनों का समतापूर्ण ढंग से वितरण है। अगर ऐसा है तो फिर दान की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि दान की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कुछ लोग हैं जिनके पास अधिशेष है और कुछ हैं जो वंचना की स्थिति में है। तो जो अतिशेष, वंचना या अभाव की स्थिति में जो लोग जी रहे हैं उन्हें कुछ दें तो इसे हम दान कहते हैं। तो जब सबके पास समान तरह के अवसर है, लगभग समान स्थिति में है, तो आप देखोगे कि समाज को दान की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस समाज में सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, उस समाज को दान की आवश्यकता कम पड़ती है। और
इसके बाद क्या आप देखोगे कि समाज के आज के समय में समाज की स्थिति क्या है, तो आप देखोगे कि आज के समाज में तो दान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि समाज में सोशल जस्टिस नहीं है। तो जो डेटा हमने यहाँ इस टॉपिक में यूज किए थे, आप ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट है ना, यूएनडीपी की रिपोर्ट जिसमें हमने बात किया था कि कैसे सैनिटेशन, मूलभूत हेल्थ केयर सर्विसेज तक, महिलाओं में अनीमिया है ना, और इसी तरह से जो और सारी चीज़ें कि कैसे बहुआयामी निर्धनता का शिकार है वैश्विक जनसंख्या का बड़ा वर्ग, ये सारे डेटा आप यहाँ भी यूज कर सकते हो और बता सकते हो कि कैसे आज के समाज में सामाजिक न्याय नहीं है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। यही जो कंसेप्ट जो एग्जैक्टली हमने यहाँ डिस्कस किया था, तो आप बता सकते हो, है ना। ऐसे में आवश्यकता पड़ती है किसकी? दान की। फिर आप बताओगे लेकिन दान की अपनी सीमितता है। दान की सीमितता क्या है कि ठीक है, दान अंतराल को भरता है, लेकिन अल्पकालिक तौर पर दान अंतराल को बढ़ता है, ये कोई स्थायी तरीका नहीं है। साथ ही दान कर देना, क्या ये सही तरीका है? जिनके पास संसाधन नहीं है उन तक संसाधन पहुंचाने का एक बहुत फेमस कथन भी है कि अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो उसे ब्रेड दो मत, उसे ब्रेड बनाना सिखाओ। तो लोगों को दान नहीं देना बल्कि ऐसे आजीविका के अवसर देने चाहिए जिनसे वो खुद अर्न कर पाए, दूसरे पर उसकी निर्भरता ना रहे। और दान से जो धन मिलता है वो व्यक्ति के जीवन को सही तौर पर प्रभावित कर पाता है। अगर सही से सामाजिक न्याय करना है और जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर उठाना है तो चैरिटी नहीं बल्कि सोशल जस्टिस वो सही तरीका है। अब सोशल जस्टिस कैसे हो सकता है? पॉलिसीज़ में सुधार करके हो सकता है, लोगों को जागरूक करके हम सोशल जस्टिस अचीव कर सकते हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सुधार करके, जैसे स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशन हो गया, शिक्षा संरचना हो गई, इसमें सुधार कर सकते हैं। संरक्षणवादी हमारी रिजर्वेशन वाली जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, लेबर लॉज में हम सुधार कर सकते हैं। हम ऐसी कर व्यवस्था लगा सकते हैं जिससे संसाधनों का किसी एक के पक्ष में अत्यधिक कंसंट्रेशन या संकेंद्रण ना हो। हम लोगों को जागरूक बना सकते हैं। तो दान कोई तरीका नहीं है। जो आवश्यक तरीका है वो क्या है कि हम सामाजिक न्याय दें। लोगों की अगर अवसरों तक, संसाधनों तक समान पहुंच होगी तो दान की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। उसके बहुत अच्छी केस स्टडी आप यहाँ पर नॉर्डिक राष्ट्रों को कोट कर सकते हो, आप जापान को कोट कर सकते हो। आप देखोगे जापान में मिडिल क्लास, जापान ने ऐसे लेबर लॉज बनाए जिससे जो फैक्ट्री कंपनीज में काम कर रहे थे उन लोगों का शोषण कम से कम हो गया, उनके हितों को वरीयता दी गई, जिससे एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त मिडिल क्लास जापान में बन पाती है। तो लोग जो अपने आप से सशक्त हो पाते हैं, अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाते हैं, वो किसके माध्यम से हुआ? सोशल जस्टिस के माध्यम से हुआ। ऐसे कानून बनाए गए जो कुछ की तरफ केंद्रित ना हो। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? तीनों टॉपिक का जो एक समम अप्रोच हम देखें तो यहाँ पर भी आप जो है सोशल जस्टिस के लिए क्या हो सकता है ना, यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा। तो सोशल जस्टिस क्या है, क्या हो सकता है? तो जो सारी थ्योरीज हमने यहाँ यूज की थी, मोटा मोटा वो सारी थ्योरीज यहाँ पर भी इस्तेमाल में आ जाएंगी। बट ध्यान रहे लिखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने अभी संक्षिप्त में आपके साथ डिस्कस किए, यहाँ पर बेसिक आइडिया सिर्फ इतना था कि आप ये समझ पाएं कि अगर सोशल जस्टिस के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि सोशल जस्टिस का अर्थ क्या है। सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो इससे क्या क्या पहलू जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, अगर इस तरह से आप अपना कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो एक तो मुद्दा होता है व्यक्तिगत बनाम सामूहिक हित। जैसे कि आप देखोगे अलग अलग मामले दिए गए हैं कि लोगों को विस्थापित करना बड़े समाज की ऊर्जा आवश्यकता के लिए, है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राष्ट्र सुरक्षा पर बहस थी। ऐसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध कर रहे हैं। तो एक तो उनके व्यक्तिगत राष्ट्र हित है, दूसरे सामुदायिक वैश्विक हित हैं। इसके अलावा अमेरिका में बंदूक नियंत्रण की जब बात है तो व्यक्तिगत हित बनाम जो राष्ट्र हित हैं या समाज का हित है, उनका मुद्दा चलता है। तो इस तरह से अगर आप टॉपिक से जुड़े हुए आइडियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इन टॉपिक्स में
हमें सामाजिक असमानता और अन्याय के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप देखोगे सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है, जाति व्यवस्था है, असमानता है, मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, है ना। आप देखोगे जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके साथ अलग व्यवहार है, LGBTQ+ कम्युनिटी है उनके साथ अलग व्यवहार है। वैश्विक स्तर पर भी नस्लवाद, ब्लैक लाइव्स और जो है लिंग वेतन अंतराल, अलग अलग लेवल पर हम देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय का अभाव है, सभी के लिए अवसर समान नहीं है। जहां सामाजिक न्याय की बात हो और आर्थिक प्रगति भी वहां पर जुड़ा हो तो डेवलपमेंट के मॉडल वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना कंटेंट तैयार करके रख सकते हैं कि ठीक है सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय से जुड़े इस तरह के टॉपिक्स पूछे गए हैं। आइडिया लेते हुए अपना कंटेंट तैयार कीजिए कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट क्या है। अच्छा, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमने देख लिया सामाजिक न्याय का कंसेप्ट क्या है। अगला महत्वपूर्ण पहलू हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है कि उस कंसेप्ट को समझकर सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे और उदाहरणों की अच्छी लिस्ट हमारे पास हो। जैसे कि सबसे पहले तो है सामाजिक असमानता, व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास व्यक्ति के स्तर पर भी होने चाहिए, संगठन के स्तर पर भी होने चाहिए और राष्ट्र के स्तर पर भी होने चाहिए। भारत के भी कुछ उदाहरण होने चाहिए और विश्व के भी कुछ उदाहरण होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी थ्योरी या सिद्धांत हमारे पास होने चाहिए जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए अगर टॉपिक पूछे जाए तो उसमें काम आए। ये थ्योरीज पॉलिटिकल थ्योरीज भी हो सकती हैं, एथिकल सिद्धांत या थ्योरीज भी हो सकती हैं और फिलॉसफिकल आइडियाज भी हो सकते हैं। तो ऐसे 6-7 अच्छी थ्योरी या आइडिया जैसे आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। प्लेटो को कोट कर सकते हो, कन्फ्यूशियस को कोट कर सकते हो, आप कांट को कोट कर सकते हो, आप बेंथम मिल उपयोगितावाद, एग्लिटेरियन समतावादी जो सिद्धांत है, रोल्स का न्याय का सिद्धांत या जिसे हम अज्ञानता का आवरण या वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी के नाम से जानते हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ लिमिटेड आइडिया मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपने तैयार कर लिया कि ठीक है इतना हो गया। अब क्या इतना ही करने से काम चल जाएगा? क्या इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है? क्या इंट्रोडक्शन भी हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन सोशल जस्टिस आधारित पहले से तैयार करके रख सकते हो और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो टॉपिक आए थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन को उसके अनुरूप बदल देना है। जैसे एक इंट्रोडक्शन का तरीका मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ये पैराडॉक्स, विरोधाभास है ना। क्या है इसमें? ऐसे देश में जहां आर्थिक विकास को सभी सामाजिक बुराइयों के लिए रामबाण बताया जाता है, भारत की बढ़ती जीडीपी इसके टूटते सामाजिक ताने बाने की कड़वी सच्चाई को जुटलाती है। कि मतलब आप देखोगे कि आर्थिक प्रगति को हर एक बुराई या हर एक समस्या का इलाज बताया जा रहा है। जैसे जैसे देश की संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे संपत्ति का अंतर भी बढ़ता है, जिससे लाखों लोग हाशिए पर चले जाते हैं और जिस प्रगति को वो बढ़ावा देते हैं उससे वंचित रह जाते हैं। जितना अधिक हम व्यक्तिगत समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं उतना ही अधिक हम सामूहिक कल्याण का त्याग करते हैं। जितना जोर से हम सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं उतना ही अधिक हम प्रणालीगत असमानताओं को मजबूत करते हैं और हमारे दावों का मजाक उठाते हैं। ठीक है, यह निबंध इस विरोधाभास के मूल में उतरेगा, उन विरोधाभासों और उलझनों की खोज करेगा जो भारत की प्रगति की तलाश को रेखांकित करते हैं। कोई राष्ट्र ऊपर उठने का दावा कैसे कर सकता है जब उसके लोग मुश्किलों से गुजर रहे हों? हम आर्थिक सफलता का जश्न कैसे मना सकते हैं जब यह सामाजिक एकजुटता या सामाजिक प्रगति की कीमत पर हो रहा हो? तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये पैराडॉक्स, विरोधाभास की एक तो तरफ है समृद्धि का आइडिया और दूसरी तरफ है सामूहिक कल्याण का आइडिया, है ना। और कैसे जो है आप देखोगे व्यक्तिगत प्रोस्पेरिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो समाज कल्याण को हम त्याग रहे हैं। कोई कैसे राष्ट्र ऊपर उठने का दावा कर सकता है जब उसके अधिकांश लोग तो मुश्किलों में है ना। तो क्या आर्थिक सफलता का जश्न मनाना सामाजिक प्रगति की कीमत पर ऐसा करना क्या सही है? तो कितनी एप्ट ये इंट्रोडक्शन है। भाषा में आप अपने अनुरूप उतार चढ़ाव कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार की कोई जो है इंट्रोडक्शन बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा
जो है तकनीकी नहीं है, अपने पास बनाकर रखी है। तो आप देखोगे कि जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उन टॉपिक्स पर ये इंट्रोडक्शन जाती है नहीं, जरा विचार करना, देखना जरा टॉपिक्स हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। देखिए, ये देखिए टॉपिक्स हमारे क्या थे। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए। हमारी इंट्रोडक्शन में ये टच था कि व्यक्तिगत हितों के लिए, सामुदायिक हितों को जो है हम तिलांजलि में रखते हैं, टच था। तो बिल्कुल अगर थोड़ा सा और फेरबदल कर दें तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ भी जा सकती है। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता और बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। इस टॉपिक में तो ये बिल्कुल अच्छे से जा ही रही है। तो आप पाएंगे कि अगर आप कुछ इंट्रोडक्शन तैयार कर लेते हैं तो वो भी फाइनल परीक्षा में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये देखिए जरा, एक और इंट्रोडक्शन है जो क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए प्रश्न क्या है, क्या आर्थिक प्रगति वास्तव में प्रगति मानी जा सकती है यदि यह अपने पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक विनाश के निशान छोड़ जाए। दूसरा, क्या व्यक्तिगत समृद्धि की खोज अनिवार्य रूप से सामूहिक कल्याण की कीमत पर आती है? क्या कोई समाज तब न्यायसंगत माना जा सकता है जब वह बहुत से लोगों की जरूरतों पर कुछ लोगों के हितों को प्राथमिकता देता है और असमानता को कायम रखने और अवसरों तक पहुंच को सीमित करने में पितृसत्ता जैसी सामाजिक संरचनाएं क्या भूमिका निभाती हैं? इन सब के माध्यम से यह निबंध आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत एजेंसी के बीच जटिल संबंधों का पता लगाएगा। हम एक को दूसरे पर प्राथमिकता देते हैं तो उत्पन्न होने वाले जो तनाव और विरोधाभास, हम उनकी भी जांच करेंगे और इन सवालों की जांच करके प्रगति का सही अर्थ, अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के मार्ग को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आइडिया दिया है। आप जैसा टॉपिक है उसके अनुरूप कुछ और प्रश्न भी डाल सकते हो। जैसे इसमें जो ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, क्या ये जो पहले 2 टॉपिक है उनके अनुसार बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टॉपिक व्यक्तिगत हित और सामुदायिक हित की बात कर रहा है या समाज के हित की बात कर रहा है, या फिर आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय। क्योंकि आर्थिक प्रगति का मतलब, अगर सामाजिक न्याय नहीं हो रही तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि कुछ ही लोग हैं जो आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, यानी व्यक्तिगत हित पूरे हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, मतलब वृहद स्तर पर समाज के हित पूरे नहीं हो रहे। तो इन दोनों टॉपिक्स में तो काफी क्लोज तरह की सिमिलैरिटी या समानता देखने को मिल रही है। हाँ, तीसरा टॉपिक है जो थोड़ा सा इनसे अलग है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा रहेगा जो पहले 2 टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, वो बिल्कुल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 2 तरीके थे, तीसरे एक तरीके का आइडिया मैं आपको और देती हूँ। क्या आप कुछ महान व्यक्तित्व या प्रसंग आधारित अपने पास इंट्रोडक्शन बना के नहीं रख सकते, जहां पर बात है व्यक्तिगत हित और सामुदायिक हितों के टकराव की, या कोरी आर्थिक प्रगति और जो है सामाजिक न्याय की? जैसे जरा सोचिए, क्या आप नेल्सन मंडेला जी, महात्मा गांधी जी, ऐसे किसी 1 या 2 महापुरुष का उदाहरण नहीं दे सकते और आप क्या बता सकते हो कि आप देखोगे कि इन्होंने व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्र हितों को रखा या समाज के हितों को रखा, और यही इनका दृष्टिकोण था जिसके चलते इन्होंने अपना जीवन समाज के हितों या राष्ट्र हितों या वृद्ध वर्ग के हितों को समर्पित कर दिया, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप भारत में हम भारत को स्वतंत्र करा पाते हैं, और नेल्सन मंडेला जी के जो कार्य थे उनके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि रंग भेदकारी जो नीतियां थी वो समाप्त हो पाती हैं। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हितों को जो है कम रखा और समुदाय या समाज के हितों को प्राथमिकता में रखा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिटिश या इस तरह की अन्य उपनिवेशवादी शक्तियां, इन शक्तियों ने अपने व्यक्तिगत राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखा और अपने राष्ट्र हितों की या अपने व्यक्तिगत राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए इनके द्वारा जो तरीके अपनाए गए वो वृहद स्तर पर समाज के लिए हानिकारक रहे। ना सिर्फ इनके तरीकों ने वो राष्ट्र जो इनके उपनिवेश थे उसके समाज का बड़े स्तर पर शोषण किया, अपितु विश्व को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी त्रासदी को भी झेलना पड़ा। तो बहुत सारे मामलों में जहां व्यक्तिगत हित पवित्र नहीं है, शुभ नहीं है, ऐसे व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा दिया जाता है तो सामुदायिक हितों से टकराव होता है, और ऐसे व्यक्तिगत हित
और ऐसे सामुदायिक हित या समाज के हित जो शुभ है और वो जुड़ जाते हैं तो उससे समाज में बड़े बदलाव या बड़ी क्रांतियां संभव हो पाई हैं, जैसे महात्मा गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी के एग्जाम्पल में हमने देखा। अच्छा, आप चाहें तो एक और कंपैरिजन भी है कि आर्थिक प्रगति बिना सामाजिक न्याय के, एक तरफ तो आप कुछ महान व्यक्तित्व का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप देखोगे माउंटेन मैन दशरथ मांझी है ना, आप देखोगे कि उन्होंने सामुदायिक कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उनका व्यक्तिगत लक्ष्य सामुदायिक कल्याण से जुड़ गया और कितना बड़ा बदलाव, कितना अधिक प्रोत्साहन उन्होंने लोगों के जीवन में भरा। उन्होंने असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया और समाज में बड़ा योगदान दिया। और वो योगदान क्या था? एक रोड बनाकर जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। लेकिन अगर व्यक्तिगत हितों में अपने ही हितों की पूर्ति पर अत्यधिक फोकस किया जाता है तो हम देखते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर क्रिएट होते हैं, स्वैच्छिक रूप से डिफॉल्ट करने वाले लोग, जैसे मेहुल चौकसी का नाम आपने सुना होगा, विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा। तो व्यक्तिगत हित अगर शुभ है और वो समुदाय के कल्याण या सामुदायिक हितों के साथ जुड़ जाते हैं तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और व्यक्तिगत हित यदि संकीर्ण और स्वयं के लाभ से प्रेरित हैं तो ऐसे व्यक्तिगत हित वृहद स्तर पर आधारित सामुदायिक हितों को क्षति पहुंचाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्रिएटिव वे हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप कुछ इंट्रोडक्शन अपने पास तैयार रख सकते हैं और आप देखोगे कि इन इंट्रोडक्शन को जो तीनों टॉपिक है थोड़ा सा उसकी भाषा के अनुरूप मोल्ड कीजिए और आप इंट्रोडक्शन को यूज कर पाएंगे। आप आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय का कंसेप्ट है वहां पर भी लिंक कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो है व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित का जो मुद्दा है, आप वहां पर भी इस तरह की इंट्रोडक्शन को लिंक कर सकते हो। तो क्या ये सारे तरीके नहीं हो सकते एक टॉपिक को अप्रोच करने के? अच्छा, अगर बात हो कंक्लूजन की तो क्या इन तीनों ही टॉपिक में कॉमन तरीका मैं बता रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग तरीके यूज हो सकते हैं। क्या आप रोल्स का अज्ञानता का आवरण एंड में कोट नहीं कर सकते जहां आपको ये बताना है कि बिल्कुल सामाजिक न्याय जरूरी है ना, समाज के हित, सामाजिक न्याय, सामाजिक प्रगति आवश्यक है, तभी समाज को दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तभी आर्थिक जो हित या समृद्धि है वो मीनिंगफुल हो पाएगी, अर्थपूर्ण हो पाएगी और तभी व्यक्तिगत और सामुदायिक हितों में सामंजस्य बनेगा, क्योंकि तीनों टॉपिक का समअप मैंने बता दिया। तो क्या आप इसमें रोल्स का सिद्धांत एंड में यूज नहीं कर सकते कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो लोगों को सामाजिक न्याय के बारे में सोचने के लिए विवश कर सकता है। तो क्या आप अपने उत्तर को अच्छे से रोल्स का अज्ञानता का आवरण के बारे में बताते हुए नहीं एंड कर सकते? क्या आपका निष्कर्ष इससे प्रभावी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा और तीनों टॉपिक में आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उससे क्या पता चला कि सबसे पहला मैसेज ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उनको एनालाइज करो और जो कॉमन थीम्स है उनको आइडेंटिफाई करो। जैसे एक कॉमन थीम है सोसाइटी, सोसाइटी का भी एक सब सेगमेंट है सोशल जस्टिस, है ना, उसको उठाओ, उससे रिलेटेड कंटेंट अपने पास 1, 2, 3 पेज में तैयार करो कि सोशल जस्टिस का अर्थ क्या है, जुड़े हुए डायमेंशंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, भारत के स्तर पर क्या है, ग्लोबल लेवल पर क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल, एथिकल या फिलोसफिकल दर्शन या थ्योरी संभव है जो आप कोट कर पाओ, उनको भी अपने पास लिख कर रखो। कुछ 2-3 रेडीमेड तरह की इंट्रोडक्शन बना के रखो ताकि अगर इस आइडिया पर कोई भी टॉपिक आए तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन की भाषा को बदले और उसे वहां पर यूज कर पाए। इसी तरह से कंक्लूजन का भी क्लियर आइडिया आपके पास होना चाहिए और साथ ही लास्ट बट नॉट लिस्ट आपके पास कोटेशन बेस भी होना चाहिए जिसे आप इफेक्टिव वे से यूज कर पाएंगे। तो ये था आज का सेशन और इसका उद्देश्य ये था कि आपको ये बताया जाए कि कैसे थीम आधारित आप निबंध की तैयारी कर सकते हो। आपके पास कंटेंट रहेगा, एग्जाम में जाने से पहले आप उसे रिवाइज कर पाओगे और इफेक्टिवली डेटा, कॉट्स, पॉइंट्स इत्यादि को आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये इस सीरीज का पहला सेशन था, पहला डिस्कशन था। अब सोसाइटी को लेकर ही बात यहीं समाप्त नहीं होती। सोसाइटी के जो यूपीएससी टॉपिक्स दे रही है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन
बचता है, जो है महिला आधारित मुद्दे, जहां हम पितृसत्तात्मक समाज या महिला सशक्तिकरण इत्यादि की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और सोसाइटी का ही जो दूसरा एक महत्वपूर्ण सब सेक्शन है, जो है महिला आधारित मुद्दे या महिला सशक्तिकरण, उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो ऑब्जर्वेशंस मैंने शेयर करने की कोशिश की है वो आप तक पहुँची हो और आप उनसे लाभान्वित हुए हों। इसी के साथ इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।